वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधुली भाग 2 के पाठ नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पाठ 6 तक का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगा उसका वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग परंपरा का मूल्यांकन जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा उनके बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पर डाले गए वीडियो आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होते हैं, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराने से पहले हम इस चैप्टर के जो लेखक हैं परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं रामविलास शर्मा उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हम जो बताने वाले हैं रामविलास शर्मा जी के बारे में आप उसको ध्यान से सुनेंगे। यदि आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो अधिकांश ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव, उस गांव का नाम था उच्च गांव सानी। आपको गांव का नाम याद रखना है, उच्च गांव सानी, जो कि उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन निकल कर आए कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इनके गांव का नाम था उच्च गांव सानी जो कि उन्नाव यूपी में पड़ता है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में बीए और 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 1932 में बीए और 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में ये व्यस्त रहे। फिर इन्होंने 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने यानी रामविलास शर्मा जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया, यानी वहाँ टीचर के रूप में कार्य किया अंग्रेजी विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ से इन्होंने बीए और एमए किया। 1938 से 1943 तक ये अंग्रेजी विभाग के टीचर के रूप में काम किए। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। यानी अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ जब वे यानी 1943 के बाद जब वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज आए तो वो वहाँ 1971 तक अध्यापन कार्य यानी टीचर के रूप में कार्य किया। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे और इनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। रामविलास शर्मा जी का योगदान हिंदी साहित्य के गद्य में इनका
योगदान बहुत ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास शर्मा जी के गद्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। रामविलास शर्मा जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनका एक पुस्तक का नाम था निराला की साहित्य साधना। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम इनके कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम बताते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके प्रमुख रचनाओं में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये एक किताब का नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। इस पाठ में हम लोगों को जो पढ़ना है परंपरा का मूल्यांकन, ये भी रामविलास शर्मा जी का एक निबंध प्रस्तुत है। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से संपादित लिया गया है। यानी ये जो परंपरा का मूल्यांकन है ये एक किताब है और उसी किताब से कुछ पार्ट उठा करके हम लोगों को इस पाठ्य पुस्तक में गोधूली भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है यह एक निबंध है और इसी नाम की पुस्तक से लिया गया है। तो आइए अब चलते हैं इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किनकी कृति है, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना के विकास होता है कहाँ से, यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास कहाँ से होता है। ऑप्शन है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से। इसका सही जवाब है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक एक कविता संग्रह है। इसमें आपको बताना है कि कितने कवियों की कविताएं सम्मिलित है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका नाम से भी आप पता कर सकते हैं तार सप्तक, यानी सप्तक मतलब 7। तो इसका सही जवाब हो सकता है 7 और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7। तार सप्तक में 7 कवियों के कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। जब हमने रामविलास शर्मा जी के बारे में अभी कुछ बताया था और बोला था कि हम जो भी अभी बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका उत्तर पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912। और कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी
उच्च गांव सानी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जातिवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, भौतिकवादी अर्थव्यवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? ऑप्शन है 1932, 1934, 1933 या फिर 1931। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। रामविलास शर्मा जी ने 1932 ईस्वी में बीए किया था और 1934 ईस्वी में एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। इसका सही जवाब है स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, किसी के अधीन ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच। वायरन किस भाषा के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। वायरन अंग्रेजी लैंग्वेज के पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन है समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो यहाँ से इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसको कि इसका उत्तर नहीं भी पता होगा वो भी कुछ अपना आइडिया लगा सकता है। साहित्य का विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होगा? तो जंगल के तरह तो संभव नहीं है, यानी जंगल के जैसा तो नहीं होगा, शहर के जैसा भी नहीं होगा, यानी एक परिवार और समाज, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि समाज के जैसा अगर होगा तो उसका उन्नति ज़्यादा होगा। इसलिए इसका सही जवाब है समाज के तरह। इस साहित्य का विकास का प्रक्रिया समाज की तरह संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या मुक्तिबोध की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा की। इसी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, परंपरा की मूल्यांकन किस विधा की रचना है? यानी परंपरा का मूल्यांकन परंपरा का मूल्यांकन जो हम लोगों को पढ़ना है वो किस विधा की रचना है? यानी वो कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या फिर लघु कथा है? तो हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि यह एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध विधा की एक रचना है। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंड में, 3 खंड में, 4 खंड में या फिर 5 खंड में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 खंड में। निराला की साहित्य साधना जिसके लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 3 खंड में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? ऑप्शन है KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्रभाषा परिषद।
तो इसका सही जवाब है KM हिंदी संस्थान। और वे आगरा के विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पे वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे और यहीं से इन्हें 1974 में रिटायरमेंट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग एक पुस्तक का नाम है, ये किनकी रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या रामविलास शर्मा की? तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। हमने कुछ देर पहले इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम बताया था, उसी में से एक ये भी है, इनकी रचना प्रेमचंद्र और उनका युग। आप एक बार फिर से शुरू में जो हमने रामविलास शर्मा जी के बारे में बताया उस पार्ट को एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही जवाब है यूरोप में। एथेंस यूरोप में स्थित है, यानी यूरोप महादेश में एथेंस है और ये यूनान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेने मारिया रिल्के? इन चारों में लैटिन कवि कौन है, यानी लैटिन भाषा में किन्होंने अपनी कविताएं लिखी है? तो इसका सही जवाब है वर्जिल। वर्जिल जो हैं वो लैटिन भाषा के कवि हैं। वायरन और शेक्सपियर ये दोनों अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तार सप्तक जिसमें 7 कवियों के कविताओं का संग्रह है, इसके संपादक अज्ञेय जी ने किया था। वो आपको बताना है कि कब किए थे। ऑप्शन है 1941, 1943, 1945, 1947 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1943 में। 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 1932 में BA किया था और 1934 में MA किया था अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। आपको बताना है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का यानी टीचिंग का कार्य किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। इन्होंने अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी साहित्य में ही BA और MA किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अंग्रेजी साहित्य विभाग में अध्यापन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और हमें अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं और जल्द आपके लिए अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी लाभ हो। और आपको इस चैनल से, इस YouTube चैनल से कोई बेनिफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है?
किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब है जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। तो इसका सही जवाब है, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया, इसका सही जवाब है स्वाधीन। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, या पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका सही जवाब है प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य का यदि निर्माण करना है तो प्रतिभाशाली मनुष्यों का भूमिका निर्णायक होता है, क्योंकि जब प्रतिभाशाली मनुष्य रहेंगे तभी साहित्य का निर्माण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटूट। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट, यानी जो टूटने वाला न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। तो इसका सही जवाब है एथेंस, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था कि एथेंस यूरोप महादेश में अवस्थित है, और यहाँ क्वेश्चन वही पूछा था कि ऐसा कौन सा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। तो यूरोप में स्थित केवल एक ही यहाँ देश है, एथेंस। तो इसका सही जवाब है एथेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ क्या है? आदिम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वनमानुष। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, यानी बहुत पुराना। जो बहुत पुराने चीज होते हैं उसे आदिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? यानी वो कौन सी क्रांति थी जिसके बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के बीच बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? ऑप्शन है 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। तो इसका सही जवाब है 1917 की क्रांति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे 1917 की रूसी क्रांति के बारे में। 1917 की रूसी क्रांति इतिहास में बहुत मायने रखता है और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी 1917 की रूसी क्रांति के बाद ही रूसी और गैर रूसी जातियों के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन है धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो इसका सही जवाब है वर्ग युद्ध। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। और इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 30 परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हमने महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन इसमें जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगा उसका हमने कलेक्शन किया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को,
राज्य सरकार को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, और जो भी इनको पुरस्कार मिला था उस राशि को ये भारत सरकार को दान स्वरूप दे दिए थे। तो इस प्रकार से हमने परंपरा का मूल्यांकन का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब हमें टाइम मिलेगा तो हम आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत जल्द ही अगला चैप्टर यानी हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक का अगला जो चैप्टर है जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।